जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। बिहार बीएड के स्पेशल क्लासेस में हम आज आपके लिए लेके आए हैं 2019 प्रीवियस ईयर्स के 15 क्वेश्चंस जो इंग्लिश से जुड़े हुए हैं। सेवक आईएएस पे बिहार बीएड की स्पेशल क्लासेस जो सुबह 7 बजे हर दिन मंडे टू फ्राइडे होती है, जो भयंकर थ्योरी के साथ होता है। साथ साथ हर दिन टेस्ट सीरीज लगाई जाती है जो शाम को 8 बजे होती है टॉपिक वाइज, और साथ साथ मंडे टू सैटरडे को। और उसके बाद संडे को क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जिसे आप लाइव क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। और ड्रीम सेवक से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ऐप को डाउनलोड करें और ड्रीम सेवक आईएएस को सर्च करें। चलिए बिना देरी किए हुए बिहार बीएड 2019 पूछे गए इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस जो 15 क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। उसके साथ साथ सभी 15 के 15 क्वेश्चंस जो आज हम 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे कॉम्प्रीहेंसिव इंग्लिश से लिए गए हैं, जिसे आज हम लोग पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कॉम्प्रीहेंशंस देखते हैं तो हमारे मन में डाउट होता है कि कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कैसे करें। तो कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जो आज हम जानेंगे। सबसे पहले आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कॉम्प्रीहेंशंस के बारे में जानें। कॉम्प्रीहेंशंस इंग्लिश से पूछे गए हैं, ये कॉम्प्रीहेंशन वर्ड कॉम्प्रीहेंस से आया हुआ है जिसका मतलब समझना होता है। आज हम जानते हैं कि कैसे कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने का तरीका जान लें। कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले हम क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रीड करें। क्वेश्चंस रीड करने के बाद जो क्वेश्चंस का मेन थीम है उसको हम अंडरलाइन कर ले। अंडरलाइन करने के बाद उसके बाद हम पैसेज पे जाएं, तब हम किसी भी अनसिन पैसेज को या कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ रेफर्स टू। ऑप्शन ए है यूथ, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। ऑप्शन बी है बॉडी, टीनेजर, एडल्ट। ऑप्शन सी है द लाइफ साइकिल ऑफ अ पोएम एंड ऑप्शन डी 3 वेज ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड। चलिए अब इसी क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढते हैं। सबसे पहले इस द 3 स्टेज ऑफ लाइफ को हम अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं पैसेज पे 3 स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में क्या दिया हुआ है। थोड़ा जूम करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ आंसर मिलता है मेरा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ढूंढते हैं। सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं। द टावर इज अ पोएम रिटन बाई इट हैज़ बीन 3 parts that correspondent to 3 stage of life. That means 3 stage of life or 3 modes of relative to the world, but not in scheme as simple as youth, adulthood and old age. That means ये रहा हमारा आंसर, यूथ, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए सही है, यूथ, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरा ये देखिए, द फर्स्ट एंड द थर्ड पोएम डिफर फ्रॉम द सेकेंड इन दैट मीन्स कि कहना चाह रहा है द फर्स्ट एंड द थर्ड पोएम है डिफर फ्रॉम द सेकेंड इन दैट, मतलब पहला और जो तीसरा पोएम है वो दूसरे से किस तरह अलग है। चलिए फिर देखते हैं पैसेज में और किस तरह इसका आंसर हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं जहाँ से हम पढ़ के छोड़े थे उसके बाद से पढ़ेंगे। यूथ, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। ओके, ओल्ड एज के बाद से पढ़ते हैं। रेदर द फर्स्ट एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द और द फर्स्ट एंड थर्ड पोएम इन अ 3 poem सीक्वेंस चैट द इंटरनल एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड पोएम इन द 3 poem सीक्वेंस चार्ट, मतलब बात कर रहा है इन द इंटरनल एक्सप्रेशन। ओके, क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। द फर्स्ट एंड थर्ड पोएम डिफर फ्रॉम द सेकेंड। अब ऑप्शंस में देखते हैं। दे आर नॉस्टैल्जिक, दे गिव एन अकाउंट ऑफ द पोएट्स इनर एक्सप्रेशन, दे आर पार्ट ऑफ क्रिमेशन सेरेमनी एंड दे आर
enthusiastic. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है. दे गिव एन अकाउंट ऑफ द पोएट्स इनर एक्सप्रेशन. जहां हमने पैसेज में इंटरनल एक्सप्रेशन पढ़ा था, सेम टू सेम वर्ड इनर एक्सप्रेशन मिलता है. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मेरा आ गया. अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं. द फ्रेज पासिंग इलिजिकली ओवर द लोअर ऑफ द लैंड. दैट मीन्स ये फ्रेज दिया हुआ है, द पासिंग इलिजिकली ओवर द लोअर ऑफ द लैंड का मतलब क्या होता है. अब ऑप्शन से देखते हैं. अ स्लो रनर स्पीकिंग एट फ्यूनरल, या नंबर सी में नरेटिंग एंशिएंट टेल्स, या टेकिंग स्टोक्स ऑफ हिज लाइफ्स वर्क. दैट मीन पासिंग एलेगरी का मतलब होता है शोक प्रकट करना या पुरानी यादों के बारे में सोचना. स्टॉक. ओके, तो इसका आंसर हम देखते हैं पैसेज में जाके. पैसेज उसके बाद से पढ़ेंगे हम क्या. ओके, इंटरनल एक्सप्रेशन. उसके बाद एक्सीलरेशन माइंड विद इन द डिक्लेरेटिंग बॉडी. द सेकेंड पार्ट इज अ more external relations over the lore of the land, and the dying poet is taking a nostalgic survey of his work. That means ये देखिए क्या कर रहा है, taking a nostalgic survey of his work. The first and third poem take place within a dreaming mind, while the second take place within the dream. Okay, second take place within the dream. क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है. टेकिंग स्टॉक, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है. टेकिंग स्टॉक ऑफ हिज लाइफ वर्क. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं. ओके, द पोएट मस्ट फाइंड द मेमोरीज इन विच ही वॉज मोस्ट अलाइव इन ऑर्डर टू. ओके, एट फर्स्ट अंडरलाइन द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चंस. द फाइंड द मेमोरीज इन विच ही वॉज मोस्ट अलाइव इन ऑर्डर टू. ओके, चलते हैं पैसेज की ओर. पैसेज में देखते हैं हम क्या, जहाँ से पढ़े थे उसके बाद से पढ़ेंगे हम. वी थिंक ऑफ दिस पोएम इज अ सेरेमनी. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंस दैट एंड इज नियर बट इज नॉट रेडी टू टेक, एंड द सेकेंड पार्ट इज अ प्रिपरेशन रिचुअल, एंड द थर्ड अराइव्स द रेडीनेस एंड द पासिंग इन टू द नथिंग. ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4. पोएट. The poet must find the memories in which was alive. Okay, that means क्वेश्चन की ओर चलते हैं. आंसर होगा कीप अवे डेथ या बिकम अ पोएट, रीजन मेमोरी, लीव दिस वर्ल्ड विथ सिग्निफिकेंस. ये पोएट मेमोरी की बात करता है, जो फाइंड द मेमोरीज की बात करता है. वो क्यों करता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर मेरा डी सही होगा. लीव दिस वर्ल्ड विथ सिग्निफिकेंस. और पोएट चाहता है कि जो दुनिया को छोड़े कुछ अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें छोड़ के जाए. द ऑथर कंपेयर्स द पोएम एज अ होल टू फॉल्कलोर, अ डाइंग पर्सन, अ सेरेमनी, अ मेमोरी. अब ये पर्सन जो ये पोएम किसके साथ कंपेयर करता है, फॉल्कलोर के साथ, या फिर अ सेरेमनी के साथ, अ डाइंग पर्सन के साथ, मरे हुए आदमी के साथ, या फिर कोई याददाश्त के साथ. चलते हैं पैसेज की ओर. क्या कह रहा है पैसेज में देखते हैं. इफ वी थिंक ऑफ दिस पोएम एज अ सेरेमनी. ओके, तो ये क्या सोचता है कि एक सेरेमनी की तरह है. तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा. सेरेमनी की तरह, एक समारोह की तरह इसे याद करता है. ऑप्शन नंबर 6 की बात करें तो द टावर इज अ पोएम रिटन बाई इट्स. दिस इज अ, दैट मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टावर इज अ पोएम रिटन बाई इट्स. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सबसे पहले सेंटेंस की बात करें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सेंटेंस के ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा दिया गया है. अगर आप नहीं उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सेंटेंस की क्लासेस को पूरी तरह से अच्छे से देख ले. व्हाट इज सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग. तो इसका सही आंसर क्या होगा, द टावर इज अ पोएम. द टावर इज अ पोएम रिटन बाई इट्स. दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब जवाब दीजिए बिल्कुल. इसका सही आंसर होगा बी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्यों, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसे कहा जाता है जिसमें कम से कम वन इंडिपेंडेंट क्लाउज और वन डिपेंडेंट
क्लाउज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये देखिए द टावर इज ए पोएम, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। उसके बाद रिटन बाय इट्स, ये डिपेंडेंट क्लाउज है। ओके, क्लाउज की क्लासेस भी ली गई है, आप वहाँ जाके क्लाउज की क्लासेस को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट इज अ मोर एक्सटर्नल रेमिनिसेंसेस पासिंग इलेजिकली over the lore of the land. Which type of sentence this is? Complex sentence, compound sentence, complex compound sentence या simple sentence? तो इसका सही आंसर क्या होगा? Complex compound sentence, because complex compound sentence at least कम से कम two independent clause और उसके बाद कम से कम वन डिपेंडेंट क्लाउज होना बहुत ज़रूरी है। अब टू इंडिपेंडेंट क्लाउज देखिए कैसे होता है। टू इंडिपेंडेंट क्लाउज, द सेकेंड पार्ट इज मोर एक्सटर्नल, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लाउज है। रिमिनिसेंसिंग पासिंग इलेजिकली, ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज है। और उसके बाद लास्ट बचता है ओवर द लोर ऑफ द लैंड, ये डिपेंडेंट क्लाउज है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लाउज, व्हाट इज डिपेंडेंट क्लाउज एंड इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की क्लास और क्लाउज की क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। पासिंग इन दिस सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? यही है क्वेश्चन नंबर 7 में एक वर्ड है पासिंग, ये रहा पासिंग सेंटेंस। ये पासिंग जो यूज हुआ है वर्ड, वो किस तरह यूज हुआ है यही कहना चाह रहा है। द सेकेंड पार्ट इज अ मोर एक्सटर्नल रिमिनिसेंसेस पासिंग इलेजिकली। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। पासिंग इन दिस सेंटेंस इन क्वेश्चन नंबर 7 इज जीरंड, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम जीरंड की परिभाषा बता दें। जीरंड जिसे हम वर्बल नाउन कहते हैं, इसे वर्बल नाउन कहा जाता है। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल को किसी भी वर्ब फॉर्म में आईएनजी लगने पर, किसी भी वर्ब फॉर्म में आईएनजी लगने पर उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, जिसे हम बिफोर कहते हैं। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल V3, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब का तीसरा रूप, नन ऑफ दिस। तो ये एज ए पासिंग जिसे हम कहते हैं, पासिंग यहाँ जो यूज हुआ है वो एज ए जीरंड की तरह यूज हुआ है। जीरंड मतलब वर्बल नाउन की तरह यूज हुआ है, वर्बल नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका आंसर ए मेरा सही है, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। फिर पासिंग से जुड़ा हुआ सवाल है। पासिंग इन दिस पैसेज, पासिंग सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 काट दीजिएगा आराम से, ठीक। फिर पासिंग क्वेश्चन नंबर 9 में फिर ये पासिंग इन, इफ दिस पासिंग इज टू हैव एनी मीनिंग, अगर कह रहा है कि पासिंग जो वर्ड क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 में यूज हुआ है, अगर उसका कोई मीनिंग है, सही मायने में अगर मीनिंग है, पासिंग का मतलब गुजरना होता है, तो ये किस तरह का फॉर्म में यूज हुआ है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा है कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, फिनिट वर्ब है, किस तरह का सेंटेंस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए नाउन है, ऑप्शन बी फिनिट वर्ब है, नॉन फिनिट वर्ब है एंड नन ऑफ दीज है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा था? जीरंड कहा था। और जीरंड के बारे में हमने एक बात और की थी कि वो क्या होता है? वर्बल नाउन होता है। तो वर्बल नाउन, तो यहाँ क्या होगा? फिनिट वर्ब नहीं हो सकता है, नॉन फिनिट वर्ब नहीं हो सकता है, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है, नाउन, क्योंकि वर्बल नाउन की तरह ही काम किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द नेक्स्ट वर्ल्ड रेफर्स टू, जो अगला वर्ल्ड है वो किसको रेफर करता है? अगली दुनिया, हम भी ऐसे नॉर्मली किसको रेफर करता है? ऑप्शन नंबर में अ वर्ल्ड ऑफ द यूथ, अ वर्ल्ड ऑफ द एडल्टहुड, द वर्ल्ड ऑफ द ओल्ड एज, द वर्ल्ड ऑफ द डेथ। फिर ये
पैसेज से जुड़ा हुआ सवाल है, हम थोड़ा पैसेज की ओर चलते हैं। इफ़ वी थिंक, जहाँ से हम छोड़े थे पैसेज को फिर वहीं से पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। इफ़ वी थिंक ऑफ दिस पोएम इज अ सेरेमनी, द फर्स्ट पार्ट सेंस that end in the near but is not ready to face it. The second part is a preparation ritual and the third arrives at the readiness of the passes into nothing. If this passing is to have any meaning, the poet must propel himself enthusiastically into the next world rather than in the all weather and the badragage out of this one. To do so, the must find the memories in which he most alive, maybe one that still hurt the most. These moments were truly so behind. That means मेरे कहते the next world rather than fall into. तो ये नेक्स्ट वर्ल्ड किसकी बात कर रहा है? इफ़ दिस पासिंग हैव टू मीनिंग, पासिंग का मतलब क्या होता है? गुजरना। पास अवे मतलब गुजर जाना, तो गुजर जाने का मतलब दूसरी दुनिया की बात कर रहा है। तो फिर चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कहाँ है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में तो नेक्स्ट वर्ल्ड किसको रेफर करता है? द वर्ल्ड ऑफ द यूथ, द वर्ल्ड ऑफ द एडल्टहुड, द वर्ल्ड ऑफ द ओल्ड एज। तो ये किसको रेफर करता है? और डी ऑप्शन है द वर्ल्ड ऑफ द डेथ। तो नेक्स्ट वर्ल्ड किसको रेफर करता है? पासिंग का मतलब अगर गुजरना होता है तो नेक्स्ट वर्ल्ड किसको रेफर करेगा? वर्ल्ड ऑफ द डेथ को रेफर करेगा, प्रलोक जिसे हम दूसरी दुनिया कहते हैं। और आपके लिए एक खुशखबरी है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो फुल कोर्सेज के साथ बिहार बीएड लेकर आ रहा है। सीटेट में भी इसकी पूरी से पूरी तैयारी करी जाती है, लेकिन हमारे अभी जो सामने बिहार बीएड की जो स्पेशल क्लासेस ली जाती है टीचिंग, चाहे वो क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड से हो, चाहे वो रीजनिंग से हो, चाहे वो इंग्लिश की क्लासेस हो, चाहे वो हिंदी की क्लासेस हो, या फिर जीके की क्लासेस हो, ये सारी क्लासेस हमारे ड्रीम सेवक IAS चैनल पे लिए जाते हैं, जो बिहार बीएड के लिए स्पेशल कोर्सेज को चालू किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 क्या कह रहा है? रीड द पैसेज केयरफुली। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 to 15 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसे फिर पैसेज के रूप में लिया गया है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके, बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। फिर पैसेज को पढ़ना नहीं, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना। क्या कह रहा है? एजुकेशनल प्लानिंग शुड एम एट मीटिंग द एजुकेशन नीड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए अर्ली चाइल्डहुड एज ग्रुप, या टीनेजर्स, ऑल एज ग्रुप, या फिर नन ऑफ दीज। तो कह रहा है एजुकेशनल प्लानिंग शुड एम एट द मीटिंग, किस पे बेस्ड होना चाहिए और किसको एजुकेशन ज़रूरी है? तो उसका आंसर, चलिए पैसेज पे चलते हैं। आंसर क्या कह रहा है? आंसर देखिए, एजुकेशनल प्लानिंग शुड एम एट द मीटिंग एजुकेशनल लीड्स ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द ऑल एज ग्रुप। बिल्कुल आंसर हो गया ऑल एज ग्रुप। आंसर मेरा बिल्कुल सही मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर सी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा, ऑल एज ग्रुप। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन हैज़ अ, ऑप्शन से हमारे a 2-layer hierarchy, a 3-layer hierarchy, 4-tier systems, all of these। ये सारे हैं, क्या बोलते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, वो कितने लेवल का होता है। तो चलते हैं हम पैसेज की ओर फिर से, और ओके जहाँ से शुरू किए थे वहीं से जाएंगे हम। ओके, वाइल द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन, बिल्कुल यही जवाब होता है। द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन हैज़ अ 3 लेयर ऑफ हायरार्की। ओके, आंसर मेरा बिल्कुल मिल गया, 3 लेयर ऑफ हायरार्की। ये तीनों आंसर हम चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12 में मेरा आंसर बिल्कुल क्या होगा? 3 लेयर हायरार्की। जो क्या क्या है? प्राइमरी होगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टेज, उसके बाद सबसे पहले प्राइमरी स्टेज, यूनिवर्सिटी स्टेज, उसके बाद रिटायरमेंट स्टेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज नंबर 2 है, उसके अनुसार द प्रेजेंट एजुकेशन स्ट्रक्चर एज्यूम दैट। ऑप्शन नंबर ए ऑल पीपल कैन बी एजुकेटेड एज पर नीड, या एजुकेशनल प्लानिंग एट द रिप्रेजेंट इन
प्रैक्टिकल एजुकेशन इज वन टाइम प्रोसेस या नन ऑफ दीज। ओके, इसका आंसर क्या होगा? चलते हैं पैसेज की ओर। पैसेज में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज को पढ़ते हैं हम। 3 लेयर हायरार्की कोड, वी शुड नॉट ओवरलुक द periphery which is equally important under modern condition. Workers need rewind or renew their enthusiasm or strike out in stock. Okay, उसके बाद a new directions or improve the skills such as many university professors, the retired and the aged have their own as well educational planning. In other words, so take care of this. इसका आंसर हमें नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सही है, जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी जिसका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो आवर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन हैव बीन बिल्ट अप ऑन द assumption दैट, इसका आंसर देयर आर मेनी फेसेस ऑफ एजुकेशन एंड देयर इज नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन, या सी देयर इज ए टर्मिनल पॉइंट टू एजुकेशन, नन ऑफ द एबव। चलते हैं पैसेज की ओर। पैसेज में क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या कह रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन हैव बीन बिल्ट ऑफ द एजम्पशन दैट, ये वर्ड एजम्पशंस को खोजना है और बिल्ट अप खोजना है। ओके, चलते हैं। ओके, ये देखिए, आवर स्ट्रक्चर ऑफ नीड हैव बीन बिल्ट ऑफ द एजम्पशंस दैट देयर इज अ टर्मिनल पॉइंट एजुकेशंस। ओके, लुक एट हियर, आंसर में देखते हैं हम टर्मिनल पॉइंट एजुकेशंस कहाँ है। ओके, ऑप्शन देयर आर मेनी फेसेस ऑफ एजुकेशंस, देयर इज नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन, देयर इज टर्मिनल पॉइंट टू एजुकेशन। ओके, टर्मिनल पॉइंट मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नहीं, हम कुछ इंग्लिश की पूरे टॉपिक्स के बारे में बात कर ले जो बिहार बीएड एजुकेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक से, उस टॉपिक की थोड़ी बात कर ले। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कॉम्प्रीहेंशंस ही है, जो जिसे हर साल 3 से 4 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो देखें, हमने देखा कि किस तरह पैसेज में भी इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं। और उसके बाद एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स की बात करते हैं। साइनोनिम के साथ एरर करेक्शन, उसके बाद स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स। ये सातों टॉपिक्स है जिस पे हम हर टॉपिक पे अलग अलग क्लासेस बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ड्रीम सेवक IAS पे जुड़ें। तो आपको अच्छी तरह से पता है, ड्रीम सेवक बिहार बीएड स्पेशल क्लासेस आपके लिए लेके आया। शाम को 7 बजे थ्योरी के साथ होती है, उसके बाद शाम को ड्रीम सेवक IAS आपके लिए बिहार बीएड स्पेशल क्लासेस लेके आया है, जो सुबह 7 बजे भयंकर थ्योरी के साथ मंडे टू फ्राइडे तक होती है। और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी लाया है आपके लिए, जो मंडे टू सैटरडे हर दिन रात को 8 बजे, जो टॉपिक वाइज, जैसे कि हमने आपको इंग्लिश के 7 टॉपिक्स के बारे में बताया। और उसके साथ साथ संडे को क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जो लाइव क्वेश्चन आप जहाँ पे पूछ सकते हैं। और ड्रीम सेवक IAS के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और ड्रीम सेवक IAS को सर्च करें। बिहार बीएड प्रिपरेशन विद ड्रीम सेवक IAS और ड्रीम सेवक IAS को का बटन ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बिहार बीएड से जुड़ी हुई स्पेशल क्लासेस। तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू।